हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अनलाइक ऑल अवर अदर गेस्ट जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आज के हमारे गेस्ट सोशल मीडिया पे शायद बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। ही इज़ इनफैक्ट वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। ये हमारे इंडेक्स एसर रह चुके हैं और जो हमने मार्च में इवेंट किया था एसअप इवेंट, उसमें ही वाज वन ऑफ आवर स्पीकर्स एज वेल। सो इनकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है काफ़ी यूनिक है। ये सिर्फ बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस राइट करना प्रेफर करते हो और सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी के दम पे इन्होंने अपने कैपिटल को, जो कि 30 लाख का था, वहाँ से शुरू करके इन्होंने अब 1 करोड़ 30 लाख का कैपिटल तक पहुंच गए। तो काफ़ी इंसाइटफुल जर्नी रही है। मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला था। तो आई एम श्योर कि हमारा जो ये एपिसोड होगा उसमें आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी और कुछ एक अलग ही नज़रिया मिलेगा। तो चलिए स्वागत करते हैं मुकेश जैन जी का। मुकेश जी, वेलकम टू आवर शो। वी आर प्लीज टू हैव यू हियर और दोबारा हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए भी धन्यवाद। तो आप हमारे साथ मार्च में आए थे हमारे इवेंट में मुंबई में, और आज हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि और भी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सके और आपकी जो जर्नी है बाज़ार की वो लोगों तक पहुंचा सके। सो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर। सो मुकेश जी, बिफोर वी बिगिन एंड टॉक अबाउट योर स्ट्रैटेजी, हम आपके बारे में जानना चाहते। तो आप 2006 से बाज़ार में लाइव हो, बाज़ार में ट्रेडिंग कर रहे हो, और लेकिन जो आपकी मेजर सक्सेस अगर हम कहें तो कोविड के बाद आपको मिली है। सो कैन यू टेक अस थ्रू योर जर्नी, आपकी जो पूरी जर्नी रही है बाज़ार में अब तक की, वो भी बताइए। और दूसरी एक खास बात मैं बताना भूल गया कि मुकेश जी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पीछे जो आप पूरी एक लाइब्रेरी और इतने सारे अवार्ड्स देख रहे हो, तो वो उसी के लिए उनको मिले हैं। तो प्लीज़ शेयर अस, टॉक अबाउट योर जर्नी इन प्रोफेशनल फील्ड एज वेल। सर, मैं लगभग 2005 से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और महाराष्ट्र से जलगांव डिस्ट्रिक्ट को इतना बड़ा नहीं है, मुंबई या पुणे इतना, पर प्रैक्टिस चल रही है अच्छी। और लगभग 2005 में मैंने पहली बार शेयर्स बाय किए थे। वो तब मेरा डीमैट अकाउंट भी नहीं था और उस डीमैट अकाउंट के इसमें मैंने मेरे दोस्त के डीमैट अकाउंट में शेयर्स लिए थे। और उसके बाद में फिर 2006 में मैंने मेरा अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया और तब बहुत सा इतना ऑनलाइन नहीं था, ऑफलाइन ही जाना पड़ता था, ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ता था। तो उस समय मैंने इक्विटी, और 2008 में जो बहुत बड़ा फॉल हुआ था, तो उस समय लेमन ब्रदर्स के फॉल के टाइम भी मेरा फ्यूचर्स के लॉट मैंने बाय किए हुए थे, तो जिसमें उस समय मुझे 1.5 लाख रुपया लॉस हो गया था। अब 2008 में 1.5 लाख, और मैं ना फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया कि कैसे हो गया, क्योंकि प्रैक्टिस में मेहनत करता हूँ, फिर पैसे कमाना, फिर उधर डाल देना, तो उसमें ना बहुत सोचा समझा, फिर इक्विटी में ही करते रहा। और 2015-16 में फिर कुछ टेक्निकल स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद मैंने सोचे चलो अब ऑप्शंस का बाइंग करते। 2-3 साल ऑप्शन बाइंग किया, पर उसमें ना जैसा सक्सेस मिलना चाहिए था नहीं मिला। समझो 100 रुपए कभी प्रॉफिट होता तो 110 माइनस हो जाते थे, इस तरह से लगभग माइनस में ही रहा उस समय। पर 2020 में एक बार मैं आशु मदान और हमारे सी अनिल सिंह भी, उनका कम्युनिकेशन और इंटरव्यू सुन रहा था। तो उस समय आशु जी ने लगभग 2:30 बजे के आसपास कहा था कि अभी यदि ये इस स्ट्राइक का आप बैंक निफ्टी बेच दो, तभी आपको 4 या 5 पॉइंट मिल जाएंगे। तो मैंने उसके ऊपर स्टडी किया कि ये 4 और 5 पॉइंट मिल रहे हैं कंफर्म, तो अपन इस पे ट्राई करते हैं, क्योंकि अब सब कुछ कर लिया है इतने सालों में, इक्विटी कर लिया, फ्यूचर कर लिया, ऑप्शन बाइंग कर लिया, अब इस रहा क्या, तो ये भी ट्राई करते हैं। और उस समय ना मैंने जब पहली बार ऑप्शन राइटिंग स्टार्ट की, तो मुझे उस समय थोड़ा नॉलेज
नहीं था, फिर उसका मैंने टेक्निकल नॉलेज और ज्यादा लिया कि किस तरह से चार्ट आदि का यूज करके, पीसीआर आदि का यूज करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो करने के समय जब मैंने ऐसा महसूस किया कि ये अपने लिए परफेक्ट है, और उस दिन से लगा के, यानी पहले 2-3 ट्रेड में ना कुछ गलतियां हो गई थी। फिर मैंने एक्चुअली तब मेरे पास अमाउंट नहीं थी, तो मैंने 30 लाख रुपीज लोन लिया, और 30 लाख रुपीज लोन लेके वो पूरा का पूरा मार्केट में डाल दिया। मार्केट में डालने के बाद धीरे 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 पर वीक मेरा एक स्पेसिफिक टारगेट रखा मैंने कि अपने को इतना तो कमाना ही है। कोई ज्यादा नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन एक भी वीक ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मैं माइनस रहूं। और 30 लाख से लगा के मैं 80 लाख तक कैपिटल लगभग 6 महीने में पहुंचा दिया। सिर्फ 6 महीने में 30 लाख का 80 लाख, मतलब 30 लाख के कैपिटल पे 50 लाख का प्रॉफिट किया। जी। और एक दिन मैंने ऐसा ही एक न्यूज चैनल देख रहा था, और एक महाशय आए और उन्होंने इतना स्ट्रांगली कहा कि आपको अभी ये बेच दो, क्योंकि मार्केट सडन गिरने ही वाला है। मेरे जिंदगी में फिर मैंने एक गलती ऐसी ही कर दी कि मैंने मार्केट नॉइज पे भरोसा कर लिया, ना कि टेक्निकल नॉलेज के ऊपर। मैंने टेक्निकल देखा ही नहीं मैंने उस समय। और उनका सुनने के बाद जब मैंने वो अपना पूरा बेच दिया, कॉल राइट कर दिया, उस दिन था फ्राइडे। एक्चुअली फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेता हूँ, पर उस दिन फ्राइडे को मैंने ट्रेड ले लिया, और ट्रेड लेने के बाद में उसी दिन दोपहर से मार्केट सडन बढ़ गया और मुझे हेवी लॉस दिखने लगा। अब स्टॉप लॉस लगाया नहीं, क्योंकि मुझे उनके इस पर भरोसा था कि शायद गिर जाएगा, तो मैंने सोचा क्लोजिंग को शायद रिवर्स हो जाए, पर वो मार्केट इतना बढ़ गया कि मुझे चांस ही मिला नहीं। और सोमवार को ओपन होते 300 पॉइंट अप से बैंक निफ्टी ओपन हुई, तो इतना बड़ा हेवी था वो। 2 दिन में, यानी फ्राइडे और मंडे के दिन ही वापस 50 लाख रिवर्स हो गए, फिर 30 लाख पे आ गए। फिर शांति से डिस्टर्ब तो हो गया था मन कि इतनी 6 महीने में का 2 दिन में चला गया, क्या करना। पर फिर मैंने सोचा कि अभी अपन शांति से कोई स्ट्रेटेजी बनाते, अब कोई गई नहीं, अब किसी का सुनना नहीं, टेक्निकल नॉलेज के ऊपर करते। और फिर अक्टूबर महीने से चालू किया, तो मार्च महीने तक, यानी 31 मार्च को, जब शायद 22-23 मार्च को अपना प्रोग्राम था, उस समय तक वो 30 लाख के 1 करोड़ 30 लाख रुपए हो गए थे बैलेंस। यानी उस अगले 6 महीने 7 महीने में फिर उसने 1 CR प्लस कर लिए थे। ये एग्जैक्टली आपकी जो स्ट्रैटेजी है, ये जैसे कि आपने मुझे बताया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या करते हो स्ट्रैटेजी में। सो पहले आप ये समझाइए कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कि वो ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या क्या टूल्स देखते हो। सर, मैं ना खाली बैंक निफ्टी का कॉल राइटिंग करता हूँ। मैंने कोरोना के पहले पुट राइटिंग की हुई थी, और कोरोना में सडन जैसे ही मार्केट फॉल हुआ, तो फॉल होने के बाद किसी को अंदेशा नहीं था कि मार्केट कितना गिरेगा। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन गिरने के बाद कवरिंग आ जाएगी, क्योंकि पीसीआर आदि जो डेटा मैं यूज करता हूँ, वो डेटा भी ऐसे ही बता रहा था कि शायद मार्केट अब यहाँ पे रुकना चाहिए। और वो कंटिन्यू थर्सडे तक मार्केट गिरते रहा, और मेरा जो बहुत सा जो कैपिटल था वो चला गया। फिर उस दिन मैंने ठहराया कि पुट राइटिंग एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग बहुत रिस्की है, तो इसीलिए पुट राइटिंग के बजाय अपन कॉल राइटिंग पे अपना पूरा कंसंट्रेशन करते हैं। सो ये रिस्क होने का कारण ये भी है कि मार्केट एक दिन में 20% की लोअर सर्किट लग सकती है विदाउट एनी न्यूज़, मतलब कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन समथिंग गोज रॉन्ग समवेयर इन द वर्ल्ड। आपको पता नहीं कहीं से कौन सी कंट्री पे कहाँ बॉम्ब छोड़ दे, क्या हो जाए, कोई असैसिनेट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 20% लोअर सर्किट ऑन एनी गिवन डे, लेकिन 20% 10%, लेकिन ऊपर जाने के लिए विदाउट एनी न्यूज़ बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि इम्पॉसिबल है, लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट विदाउट एनी न्यूज़ के मार्केट एकदम से ऑल ऑफ अ सडन 5-10% ऊपर चला जाए। तो आई थिंक इसीलिए भी जो आप बोल रहे हो कि पुट राइटिंग इज़ मोर रिस्की, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट। बिल्कुल सर। किसी भी, अभी जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो 5 किलोमीटर लंबी, तब तो वॉर स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब रशिया ने अपनी मिलिट्री यूक्रेन बॉर्डर पे भेजना स्टार्ट किया। तो 5 किलोमीटर लंबी लाइन थी व्हीकल्स की। वो व्हीकल्स की 5 किलोमीटर लंबी लाइन देखकर ही बड़े बड़े ट्रेडर्स ने माल बिकना स्टार्ट कर दिया। और जब पहली गोली चली
उस समय तक मार्केट को बहुत सा क्रैश कर दिया था उन्होंने, फिर हम मतलब बाकी कॉमन लोग उसके अंदर आए। तो इसीलिए ना ये न्यूज इसमें जितने स्पीड से, और बहुत बार क्या होता है, अभी एक बार टीवी न्यूज पे क्या चला रहे थे कि भारत और चाइना की सेना आमने सामने। अब जहाँ चाइना बॉर्डर है वहां पे हार्डली 100 मीटर का अंतर है आमने सामने। अब वो न्यूज बनी कैसे ये समझा रही, पर मार्केट को क्रैश करने के लिए या सेंटिमेंट खराब करने के लिए बस खाली उतना सेंटेंस काफी था। वो तो हर रोज सामने सामने ही रहती है, 100 मीटर का डिस्टेंस होता है, पर खाली उस दिन चला दिया और मार्केट को गिरा दिया। तो अब समझो बहुत बड़ा कुछ इवेंट हो गया। जैसा अभी पावेल साहब ने पिछले बार अच्छा बोला था, कुछ 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले पावेल साहब आए थे और इतनी बढ़िया कमेंट्री थी रात को उन्होंने, फिर भी लोगों ने उसमें निगेटिव कह के डाव को गिरा दिया। अब डाव जैसे गिरा ऊपर, हमारा सवेरे इंडियन मार्केट्स डाउन हो गए जो अच्छी ट्रेंड में चल रहा था। यानी कुछ नहीं रहा तो कौन सी न्यूज कब किधर ले लेंगे और डाउन कर देंगे पता नहीं। पर है ना, बढ़ने के लिए ना बहुत ज्यादा, जैसा एक बार बजट में मुझे याद है 3-4 साल पहले की कोई बात होंगी, कुछ 1700-1800 पॉइंट बढ़ा दिया था बैंक निफ्टी को। उसके बाद 1800 पॉइंट बढ़ा, ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी तक कि 4 सालों में 5 सालों में उस इवेंट के बाद, बजट के बाद बढ़ा होगा। तो बढ़ने के लिए बहुत पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, नहीं के बराबर रहती है, पर गिरने के लिए कितना भी कभी भी गिर सकता है। तो इसीलिए कॉल राइटिंग बेस्ट वे। सो लेकिन जब ये कॉल राइटिंग आप करते हो तो दिस इज लाइक डीप आउट ऑफ द मनी कॉल्स दैट यू राइट, तो जो प्रीमियम होता है वो काफ़ी छोटा और लिमिटेड रहता है। सो एक आपने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बताया था कि अगर 10 लाख रुपए का कैपिटल से मैं स्टार्ट करता हूँ तो आपने इनफैक्ट ये प्रैक्टिकली करके भी देखा था, जब आपको लॉस लगा तो यू एक्चुअली यूज दिस एक्सरसाइज टू मेंटेन डिसिप्लिन, तो उसके बारे में बताइए। तो आपने एक बताया था कि 10 लाख का कैपिटल अगर हो और 1% से हर हफ्ते अगर हम उसे ग्रो करें तो आफ्टर 10 years दिस कैन ग्रो टू 17.5 करोड़। बिल्कुल सर। अभी जैसा 1% किया, समझो आपने 0.5% भी किया, यदि आपको एकदम सिक्योर्ड प्ले करना है, कोई इसमें रिस्क नहीं लेना है, आप 0.5% का टारगेट रखो, हफ्ते में सिर्फ 0.5% मुझे कमाना है। यदि आप 0.5% भी कमाते हो तो 10 साल के बाद में वो 10 लाख का 1,34,00,000 34 लाख रुपीज हो जाता है। अब मुझे बताइए सर, कौन सी बैंक, कौन सा म्यूचुअल फंड या और जो भी कोई इंस्टीट्यूट होगा वो आपको 10 लाख का 1,35,4 लाख दे देगा। चलो ये 10 साल का हो गया, वही आप 20 ईयर का टारगेट रखे तो वही 0.5% आपको 10 लाख का लगभग 17.5 करोड़ रुपया कर देगा। और ये जो 1% का गणित है सर, यदि आप 10 साल का रखे तो 17 करोड़ 65 लाख रुपए होता है लगभग। और यदि 20 साल का टारगेट रखे कंपाउंडिंग का, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो 300 करोड़ हो जाते हैं। आप सोच ही नहीं सकते। चलो इतना पेशेंस होना भी जरूरी है 20 साल तक रुकने का, पर चलो 10 लाख के 17.5 करोड़ होना, ये भी कितनी बड़ी अचीवमेंट है। पर इसके लिए एक ही है कि आपको बहुत डिसिप्लिन, आपकी जो स्ट्रेटेजी, जो सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है कि जिसके बगैर चल रहा है उसके ऊपर, और पेशेंस कि कभी किसी ने बोल दिया कि नहीं आप ये करो वो करो, उसके ऊपर ध्यान न देते हुए अपना ही डिसिप्लिन से चलते रहे, तो मेरे ख्याल से पॉसिबल है। सो काफ़ी वो कहते हैं ना कि जो घोड़े की जो नज़र के मतलब ये लगाते हैं साइड पे कि वो आसपास में कहीं देख नहीं पाए, वो सिर्फ एक दिशा में अगर हम लक्ष्य रखें। आई थिंक इनफैक्ट अ बेटर एनालॉजी वुड बी कि जो जैसे अर्जुन का निशाना था वो सीधा मछली की आंख पे था, तो सिर्फ ध्यान अगर एक ही स्ट्रैटेजी पे डिसिप्लिन के साथ अगर फोकस करके हम चले तो यू कैन वेरी वेल मेक गुड मनी इवन बाय डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आपकी रेगुलर एक प्रॉफिट्स आते रहेंगे और ओवर अ लॉन्गर पीरियड यू कैन मेक बिगर मनी, बढ़ सकते। सही बात है। सो अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीज ट्रेड्स। अभी जैसे आपने बताया कि जो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस आप बेच रहे हो तो प्रीमियम वुड नॉट बी मोर देन लेट्स से 10 या 20 रुपए के करीब के प्रीमियम वाले आप कॉल्स बेचते हो। सो ये कब आप आइडेंटिफाई करते हो, कौन से दिन पे ट्रेडिंग करते हो इनमें ज़्यादातर, और हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज? सर लगभग फ्राइडे और मंडे को मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ, क्योंकि फ्राइडे में यदि ट्रेड करे तो बीच में 2 दिन छुट्टी के आ जाते, सैटरडे संडे। उस 2 दिन में और कोई इवेंट हो गया तो अपना पूरा गणित गलत हो सकता है।
इसलिए मंडे को ट्राई करते क्लोजिंग को, कि उस समय यदि पीसीआर 1.30 के ऊपर हो तो फिन निफ्टी का ट्रेड ले सकते हैं। सो फिन निफ्टी का जो मंगलवार एक्सपायरी है वो वाला ट्रेड आप ले लेंगे, मंडे को एक दिन की एक्सपायरी वाला ट्रेड ले लेंगे। जी, मंडे को ही लेना है। और मंडे के बाद समझो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही मंडे को 1 के नीचे पीसीआर, तो फिर मैं वो ट्यूसडे को ही लेता हूँ। आप 5 पॉइंट्स भी लिए फिन निफ्टी में, तो भी आपको हफ्ते भर में ½ % का आपका टारगेट सीधा सीधा पूरा हो जाता है। आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती उसके अंदर करने में। सो 5 पॉइंट्स माने के मान लीजिए आपने 20 रुपए का प्रीमियम वाला कोई कॉल बेचा है, तो उसमें आप 5 रुपये का प्रीमियम निकालने का कोशिश करोगे? नहीं, मैं ना सर 5 रुपीज वाला ही प्रीमियम वाला बेचूंगा, दूर का कॉल बेचूंगा। मैं एकदम सिक्योर रहना चाहता हूँ। सडन कोई न्यूज आ गई और 100 पॉइंट निफ्टी उसी समय बढ़ गया, तो भी वो 5 रुपए का ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए होना चाहिए। ये 20 रुपए का 30 रुपए हो जाएगा, तो ये 10 रुपए का लॉस बेयर करने के बजाय में वो 3 रुपए का लॉस बेयर करना चलेगा, क्योंकि कम प्रॉफिट मिला तो चलेगा, लेकिन मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। मेरी सबसे पहली स्ट्रेटेजी होती है। और दूसरी बात, यदि आप हेवी कैपिटल डालते हो, तो मैंने मेरे टोटल कैपिटल का 30%, मेरी नेटवर्थ जितनी होगी उसका 30 से 35% या 50% भी समझ लो, मैंने ऑप्शन राइटिंग के लिए सैमको के अकाउंट में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर मुझे वो बड़ा कैपिटल होने के कारण मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकता हूँ। तो वो बड़ी क्वांटिटी में यदि मुझे 5 पॉइंट्स भी मिल रहे तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि उसके अंदर मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्लास 1 या जो अच्छे बड़े ओहदे पे जो अधिकारी बोलो या जॉब करने वाले होंगे, उतनी सैलरी आपको महीने की मार्केट से निकल रही, तो आप खुश रहना चाहिए मेरे ख्याल से। इससे ज्यादा लालच नहीं भी किया तो चलेगा। तो अगर बड़ा कैपिटल लेके आप ट्रेड कर रहे हो तो 5 पॉइंट भी अगर आपको मिल रहे हैं तो भी ऑन अ वीकली बेसिस वो लाखों में जा सकता है अगर ट्रेड सही एकदम गए चले तो। जाता है सर, बिल्कुल। और बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप यदि जैसा फिन निफ्टी का आप 400 पॉइंट का डिस्टेंस वाला बेच दो, 350 पॉइंट का बेच दो, बैंक निफ्टी का 700 पॉइंट वाला बेच दो, 700-800 पॉइंट वाला। 700-800 पॉइंट में गुरुवार की बात कर रहा हूँ। बुधवार को बेचना है तो शाम को बेचो आप, जब 3 बजे के बाद में, जब मार्केट लगभग क्लोजिंग की तरफ जाता है, उस समय आप बेच सकते हो, पर 3 बजे के पहले वेट करो। यदि आपका पीसीआर 1.30 या उसके ऊपर है तो ही आप 500 पॉइंट तक आप बेच सकते हो। यदि 1.30 के नीचे तो आप वेट करो, कोई बात नहीं, एक आधा हफ्ता आपका नहीं हुआ ट्रेड, यदि आप समझो जैसा आज था, सुबह 0.88 का बैंक निफ्टी का चल रहा था जब मैंने 9:30 बजे 9:15 बजे मार्केट ऑन किया। अब वो 0.88 में ना एकदम बड़ी एक मोरूबोजू बना दी गई स्टार्ट की पहले मिनट में डाउन कैंडल। उस समय ना शॉर्ट इतने बड़े पैमाने पे गए, और जैसे ही मार्केट बढ़ता फिर शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर आ जाता। अब उस समय लगभग 2 घंटे तक इसी तरह चलते रहा और पीसीआर लगभग 0.80 तक आ गया। अब कल एक्सपायरी है, पिछला पूरा हफ्ता रेंज बाउंड गया है, तो एक तरफ जाने का लगभग फिक्स था। और सडन लगभग कुछ 12-1 बजे के आसपास है ना, जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट, ये ऑप्शन नहीं, कॉल पुट का, जब ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देख रहा था, तो ओपन इंटरेस्ट चार्ट में सडन 3 मिनट के अंदर पुट राइटर 20 लाख से बढ़ गए 44,000 के पुट राइटिंग पे, स्ट्राइक पर। और उस समय सडन 44,100 पे यदि मार्केट गया बैंक निफ्टी, तो कॉल राइटिंग जो की हुई थी वो इतने स्पीड से कवरिंग को आ जाते, क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल और 200 पॉइंट बढ़ गए तो बहुत हाई रिस्क पे आ गए थे। ऐसा करते हुए ऊपर के स्ट्राइक पर भी लगभग 60-60 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा था। तो वो जैसे ही इस तरह से आए तो उन्होंने मार्केट ऊपर लेकर आया, लगभग 44,500 के ऊपर 2-3 बार जाके आ गया। तो इस तरह से टेक्निकल डेटा यही बताता है, यदि 1.30, जब 1.30 क्रॉस किया ना पीसीआर, आज मार्केट रुक गया 44,490 के आसपास था या 500 के आसपास, तब 1.30 के ऊपर गया था पीसीआर। मार्केट ने उसके ऊपर जाने नहीं दिया, बैंक निफ्टी उसके ऊपर गया ही नहीं, फिर 1.40 से थोड़ा रिवर्स आ गया। सर मैं डेली जब सुबह स्क्रीन ओपन करता हूँ और चार्ट का स्क्रीन चालू करता हूँ, तो उसके अंदर दूसरी बात मैं आरएसआई देखता हूँ कंपलसरी। आरएसआई यदि आपका 70 के ऊपर है तो आपको स्पेस है कि आप वहां पे रुक सकता है मार्केट। यदि नीचे 30 तक है तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग आना ही है। ऐसा मैंने मेरे पिछले 10 सालों की जो स्क्रीन रीडिंग बताती है कि नीचे
30 तक आने के बाद में वहां से आपको मार्केट एक बार तो भी कवरिंग देगा, भले डाउन ट्रेड में ही मार्केट रहो, लेकिन 300-400 पॉइंट की बैंक निफ्टी में आपको कवरिंग इमीडिएट दे देगा वो कुछ समय में। तो इसीलिए 70 का मैं यदि RSI रहा तो मैं मेरे लिए सुटेबल होता है कि मैं उस समय कॉल राइटिंग थोड़ा अच्छे से कर लूं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आता है। पर डिफरेंस मैं OTM डिप OTM ही रखता हूँ, मैं ज्यादा नजदीक का कॉल स्ट्राइक का मैं कभी कॉल बेचता नहीं हूँ, क्योंकि वो रिस्क रहती है। 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाना अभी नॉर्मल हो गया बैंक निफ्टी में, तो उस समय ना हमारे स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाते हैं। तीसरी बात, मैं ग्लोबल न्यूज के ऊपर बहुत ध्यान रखता हूँ। सबसे पहले हमारा मार्केट डिपेंड करता है, जब मैं था 2008 की बात कर रहा हूँ, उस समय SGX निफ्टी के ऊपर था कि सिंगापुर में जो हमारा निफ्टी का डायरेक्शन होता था उस डायरेक्शन में हमारा मार्केट चलता था। फिर हैंग सेंग के ऊपर हमारा डिपेंड रहने लग गया। फिर धीरे धीरे ये सब जाते हुए बाद में अभी पूरा मार्केट शिफ्ट हो गया आपका, रात को डाउ या दिन में डाउ फ्यूचर किस दिशा में जाते। यदि US फेड की आज मीटिंग है तो डेफिनेटली वेंसडे को बहुत वोलेटिलिटी हमारे मार्केट में भी संभव है। यदि कंफर्मेशन है कि आज यहाँ पे MPC रेट बढ़ाने वाला है या रेट कम करने वाला है फेड के मीटिंग में, तो कोई बात नहीं, वो पहले डिस्काउंटेड न्यूज है। पर पता नहीं कि वो रात को क्या करेंगे, उस समय वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लगभग मैं देखता हूँ मीटिंग 11-12 बजे के आसपास वो आते हैं फेड के मीटिंग के सब रिपोर्ट देने के लिए। तो उस समय में डाउ के अंदर भी इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है और लगभग 12:30 बजे कहीं तभी जाके वो रुक जाता है, एक तो ऊपर की दिशा में या नीचे की दिशा में, और 1:15 बजे के आसपास कुछ वो फिर बंद होकर 3:30 बजे फिर स्टार्ट होता है डाउ फ्यूचर। उस समय में यदि डाउ उस समय रात को बढ़ गया तो इमीडिएट इफेक्ट हमारे यहाँ पे सुबह अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी, हमारे गिफ्ट निफ्टी पे होता है और उसके बाद हमारे निफ्टी पे हो जाता है। और ये होने के बाद में सबसे ज्यादा इश्यू और होता है कि जब आपकी रेटिंग एजेंसीज होती है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है, मूडीज आदि, या इस तरह से वो बैंक के ऊपर जब अपना रिपोर्ट देती है तो उसका भी इफेक्ट हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। इवन दो हमारे बैंक का उससे रिलेटेड नहीं होगा, जैसा कल इंग्लैंड के कुछ बैंक के ऊपर रिपोर्ट आया कि वहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्क बढ़ सकती है, तो उसका इश्यू कल हमारे यहाँ पे आ गया, हमारा रेंज बाउंड चला गया। अब कल एक्चुअली वो सुबह आ गई थी न्यूज, पर वो दिन भर मुझे उसमें बैंक पे इफेक्ट करते रहा, रात को डाउ पे भी इफेक्ट हो गया। सवेरे डाउ फ्यूचर ऊपर था जब हमारा मार्केट क्लोज हुआ कल, पर रात को डाउन हुआ, फिर सुबह अप हो गया। अब ये जो वोलेटिलिटी चलती है, तो ये 3-4 चीजों के ऊपर मैं रात को भी जब भी जग जाता हूँ या नींद नहीं आती तो मैं मार्केट ये वॉच करते रहता हूँ। चौथी बात, मैं लोकल न्यूज पे भी ज्यादा ध्यान रखता हूँ। सो इसमें मैं एक ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो आपने जो पहले बात बताई वो थी RSI की। सो इंट्राडे चार्ट्स पे आप ये 5 मिनट्स वाला या कौन से मिनट का चार्ट देखते हो? सर मैं 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। तो और 1 मिनट के चार्ट पे अगर 70 के ऊपर है RSI तभी आप शॉर्ट ट्रेड्स लेना पसंद करो? मैं डेली का देखता हूँ RSI, फिर 1 मिनट के ऊपर वो इतना ये नहीं रहता है, 1 मिनट में ऊपर नीचे होते रहता है। आप डेली के इस पर लीजिए। 1 मिनट का इसीलिए रहता हूँ मैं क्योंकि मैं इतने साल से देख रहा हूँ तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, पर ट्रेडर के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा 1 मिनट इंस्टेड ऑफ 1 मिनट उन्होंने 5 मिनट्स का यूज करना चाहिए, उसमें उनको एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। सो 5 मिनट चार्ट पे अगर 70 का RSI है बैंक निफ्टी में, स्पॉट बैंक निफ्टी में, तो तब जाके आप शॉर्ट पोजीशंस बिल्कुल बेच सकते हो, मतलब इंक्लूडिंग द PCR जो 1.3 के ऊपर अगर है और प्लस RSI भी अगर 70 पे है तो वो थोड़ा एक कंफर्मेशन ये आता है। कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्मेशन आ जाता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि ग्लोबल न्यूज़ में, तो अभी जैसे काफ़ी बार ये होता है कि ग्लोबल न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें तो डिस्काउंटेड हो ही जाती है पहले से, तो अभी हाउ डू यू इंक्लूड ग्लोबल न्यूज़ इन योर एनालिसिस? तो क्या आप ट्रेड नहीं लेते जब ये ऐसी MPC वगैरह की मीटिंग, तो ओवरनाइट आप कैरी नहीं करते या कुछ और करते हैं इसके लिए? देखिए अभी तक मेरे हिसाब से मैं जब से देख रहा हूँ तो मंगलवार को स्टार्ट होती है हमारी, और वो फेड की भी मीटिंग लगभग बुधवार को स्टार्ट होती है, और बुधवार को रात को मिडनाइट उनका रिजल्ट आता है। तो वेंसडे के दिन में लगभग 30% या 25% ही पोजीशन लेता हूँ, और फिर बाकी थर्सडे को लेता हूँ। उस समय ना प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलता है क्योंकि टाइम डिके के कारण प्रीमियम जब ओपन होता है सुबह मार्केट, तो 9:35 को लगभग प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके हो जाते हैं। पर वो रिस्क नहीं रहती है क्योंकि शाम को हमने पोजीशन लेना और कुछ अपने पोजीशन के अपोजिट उनका कुछ स्टेटमेंट आ गया तो हम लोग भी रिस्क पे आ जाते हैं। इससे अच्छा है कि कोई बात नहीं, वो 2-3 महीने में एक आधी बार, 2 महीने में, 3 महीने में
हो जाता है थर्सडे, या अपने यहाँ पे जब आती है मीटिंग आरबीआई की, तब ऐसा थर्सडे आता है, तब हम थोड़ा रुक कर ले लेते हैं, वो अच्छा रहता है। ओके, ठीक है। तो आप इसके बाद अभी लोकल न्यूज़ की भी बात कर रहे थे। हाँ सर, मैं लोकल न्यूज पे भी देखता हूँ। आरबीआई की जो लगभग इम्प्लिसिट अपनी मीटिंग होती है, तो लगभग मंगलवार को स्टार्ट हो जाती है, और हमारा कैसा जब वर्किंग आवर रहता है मार्केट का, उसी समय वो उधर चलते रहती है। तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिन सुबह लगभग 10 बजे हमारे गवर्नर साहब आके हमको स्टेटमेंट देते हैं। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि, मतलब मेरा असेसमेंट ऐसा रहा है आज तक का, मंगलवार को तो फिर निफ्टी पे इफेक्ट होता है उसका, पर बुधवार के दिन बहुत बार रेंज बाउंड चला जाता है मार्केट, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है ट्रेडर को कि कल गवर्नर साहब क्या बोलेंगे। यदि कंफर्म है कि इसमें इस तरह से रिजल्ट आने वाला है, तो वो ट्रेड उस दिशा में जाता है, एक तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। पर यदि कल क्या होगा या कल क्या बोलेंगे और कुछ पॉलिसीज नहीं डिक्लेयर करेंगे, इसके बारे में यदि कोई अंदाजा नहीं है, तो उस समय बुधवार के दिन बहुत बार, यानी 90% मैंने देखा है कि न्यूट्रल रहता है मार्केट। फिर उस समय ना आपको वो कॉल राइटिंग करो या पुट राइटिंग करो, आपको वो टाइम डिके का बेनिफिट मिल जाता है। तो फिर गुरुवार के दिन आप 10 बजे तक वो बेनिफिट रहता है, लगभग 950 तक आपको वो टाइम डिके का बेनिफिट मिलते रहता है, और 950 से वोलेटिलिटी चालू होती है लगभग 10:30 तक। फिर बची हुई पोजीशन आप 10:30 को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 12 बजे उनका फिर से यदि मीटिंग होती है न्यूज़पेपर के आदि के लिए, प्रेस रिलीज वो लोग करते हैं। जी जी, वो रिलीज आदि जो करते हैं, तो उस समय वो लगभग डिस्काउंटेड रहता है कि वो क्या बोलने वाले। 10:30 तक लगभग सबको मालूम हो जाता है कि किस दिशा में जाने वाला है। तो 10:30 को फिर आप, मतलब मैं तो 10:30 को लेता हूँ, न्यू ट्रेडर ने भी 10:30 के बाद ही लेना चाहिए, ताकि वो इस ऐसे इवेंट में ना लॉस न करे। यदि निगेटिव भी बोलने वाले ना हो, तो वो आधे घंटे के अंदर इतने ज्यादा कैंडल्स ऊपर नीचे हो जाते कि आपके स्टॉप लॉस 3-10 बार तो भी उसमें आराम से ट्रिगर हो जाएंगे। ट्रिगर हो ही जाता है। जी सो प्रेफरेबल है कि आप वो पोजीशंस जो है वो स्टेटमेंट वगैरह जो भी अनाउंसमेंट्स है वो हो जाने के बाद उसके लीजिए। बाद ले एग्जैक्टली। उसके बाद में ना सर, लगभग जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल, ये 4th मंथ में बैंक के रिजल्ट आते। लगभग कुछ क्वार्टर एंड के बाद नेक्स्ट वीक में 14th को फर्स्ट रिजल्ट आता है लगभग एचडीएफसी बैंक का, उसके पहले टीसीएस इन्फोसिस का आ जाता है। अब अपने को टीसीएस इन्फोसिस का तो अपने बैंक निफ्टी के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर जब एचडीएफसी का रिजल्ट आता है और उसके बाद इमीडिएट अगले 8 से 10 दिनों में 4 बड़े बैंक्स के रिजल्ट आते हैं, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक के। अब वो बैंक के रिजल्ट या एनपीए, ये बहुत डिपेंड करते हैं, और उनकी बाद में यदि कमेंट्री होती है, तो वो बहुत डिपेंड करते हैं कि बैंक किधर जाने वाला है। जैसा एचडीएफसी का इस क्वार्टर के बाद जो रिजल्ट आया था अभी लास्ट क्वार्टर के बाद, एचडीएफसी सडन बढ़ गया। एचडीएफसी बढ़ने के बाद है ना, वैसे ही रिजल्ट अदर बैंक्स के आएंगे, ऐसा सोच के बाकी बैंक्स भी बहुत अच्छे चल गए, उसके साथ पब्लिक सेक्टर बैंक भी चल गए। तो ये इश्यू बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एचडीएफसी बैंक जब पहला रिजल्ट डिक्लेयर करता है, तो उस समय वो कितना अच्छा करता है या बुरा करता है, उसका अफेक्ट अदर बैंक पे जरूर होता है। तो ये बात ध्यान रखता हूँ। उसके बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री के कभी कोई अनाउंसमेंट आ जाते हैं, जैसा निर्मला सीतारमन जी आज मार्केट आवर में या मार्केट के बाद में प्रेस रिव्यू आदि करेंगे, या प्रेस को कुछ डिक्लेरेशन देंगे। कभी बेल आउट पैकेज आ जाता है, अभी पीछे चाइना में बैंकों के लिए बेल आउट पैकेज आ गया था कुछ दिनों पहले, तो उस समय में ना चाइना के साथ हमारे बैंकिंग पे भी थोड़ा असर हो गया, तो बढ़ गई हमारी बैंक, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी और आदि पे भी उसका हैंगसेंग आदि एशियन मार्केट ऊपर आ गए थे। रशिया का जब 5 किलोमीटर लंबा काफिला जा रहा है, ऐसा जब न्यूज आया, तो बहुत लेट आया अपने यहाँ पे न्यूज चैनल पे। उसके पहले ट्रेडर्स ने अपना पोजीशन ले लिया था, शॉर्ट बोलो या लॉन्ग जो भी करना था। यदि उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्यों नहीं ध्यान दिया उस न्यूज की तरफ, फिर मैंने अगले ही पल क्या किया, मैंने रशिया का जो नेशनल टेलीविजन, जैसा हमारा पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट आदि, वैसा वहां पर जो टास है TASS, मैंने उसका न्यूज चैनल यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब कर लिया। जो भी न्यूज पहले टास्क पे बताई जाती है वो इमीडिएट आती है, उसके कुछ सेकंड बाद या 1 या 2 मिनट बाद अपने यहाँ पे चैनल पे आती है। उस 2 मिनट का जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स अपना पोजीशन ले लेते हैं, और जब आप हेवी पोजीशन लेने की कोशिश करते हो ना, तो ये 2 मिनट आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसा हम जिसको ट्रेडिंग में आगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है, तो उन ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस तरह से हर पल ध्यान रखें। अब ये मैंने टास्क ही क्यों बोला, क्योंकि यूक्रेन रशिया का भी 1 साल से 2 साल से लगभग वो वॉर चल रहा है। यदि
ये दूसरे देशों में होता है, समझा इंग्लैंड आदि दूसरे, तो वो इंग्लैंड का जो न्यूज चैनल है वो हम देखते। तो मेन जो ओरिजिनल सोर्स है, मतलब जियोपॉलिटिकल न्यूज़ अगर आपके ट्रेडिंग पे इम्पैक्ट कर रही है, तो जो ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपको उन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इंडियन जो न्यूज़ सोर्सेज है, क्योंकि दे विल अगेन इंडियन सोर्सेज विल अगेन फॉलो दी ओरिजिनल सोर्स। तो वो जो न्यूज़ डिसेमिनेशन में टाइम लगेगा वो आपके लिए ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर्स बहुत ही कीमती हो जाता है। तो आपको अगर बाज़ार में पैसा बनाना है और बाकी लोगों से 2 कदम आगे चलना है तो आपको ये ऐसे सोचना पड़ेगा। जी सर, और मैंने पहले वो जो चाइना भारत का बोला था, वो जब न्यूज चैनल पे गुरुवार के दिन आई, थर्सडे के दिन एक्सपायरी के दोपहर को 3 बजे आई, मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो गया। फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए एनएसए की वेबसाइट पे गया, वो जो न्यूज का ऑप्शन है उसके अंदर जो कंटिन्यू न्यूज चलते रहते हैं उस पे चेक किया, तो उस पे किसी प्रकार का ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिखा। तो फिर मुझे लगा हो ना हो ये एक्सपायरी के लिए किसी चैनल ने चलाया हुआ कुछ एजेंडा आदि होगा। तो मैं मेरा अपना रेगुलर ट्रेड लेते रहा, और वो फेक न्यूज थी। उसके बाद में 3:30 बजे आ गया कि ये फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो आधे घंटे में बहुत सेंटिमेंट हिला देता है वो ट्रेडर का। जी। तो ये थे मुकेश जैन जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात की। तो ये बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस राइट करके मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो इनकी स्ट्रैटेजी के पीछे की जो लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग है वो हमने देखा। फिर इनके एंट्री रूल्स हमने देखे। सो ये क्या क्या चीज़ों को देख करके अपनी पोजीशन बनाते हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हैं, कौन से दिन पे ट्रेड करते या नहीं करते, ये हमने देखा। आगे आने वाले एपिसोड में हम इनके एग्जिट रूल्स के ऊपर बात करेंगे, इनकी रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और इनकी जो पूरी जर्नी रही है। सो द जर्नी फ्रॉम 30 lakhs टू 1 crore 30 lakhs हैज़ नॉट बीन स्मूथ, और ये एक दिशा में ऊपर नहीं गए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। तो हाउ हैज़ ही डेल्ट विद दीज अप्स एंड डाउन्स इन ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ों पे हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो अगला एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.